हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज़ करने का ऑफ कोर्स एक अच्छा रीज़न है, क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक में जो वीकली बेसिस पर सबसे अच्छे कुछ चार्ट्स नज़र आते हैं उनमें से किसी एक को पिक करके हम डिस्कस करते हैं, जिससे हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को शार्प कर सकें, कुछ नया सीख सकें। तो यहाँ पर अपना मकसद किसी भी तरह की आपको टिप्स देना या एडवाइजरी देना या राय देना नहीं है। यहाँ अपना पर्पस है कि हम किस तरीके से बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को करके यहाँ पर अच्छे पैसे मार्केट से कमा सके, कुछ सीख सकें और सीख कर अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने अवेलेबल फंड के हिसाब से, अपने हिसाब से पैसे ले सकें। तो यहां पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, मेरा जो मानना होता है कि हमें किसी भी एक स्टॉक में कभी भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का 3% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। मैक्सिमम 5% तक हमें जाना चाहिए, उससे ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए, जिससे अगर हमारा डिस्कशन या फिर कोई भी रीजन से अगर स्टॉक प्राइस नीचे आ भी जाता है या रह भी जाता है थोड़े बहुत टाइम के लिए, तो उससे हमारे पोर्टफोलियो पर कुछ इंपैक्ट ना आए। तो ये डिसिप्लिन वाला एक पार्ट होता है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जहां तक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात है, अगर बिजनेस की बात है, और यहां पर बिजनेस का सीधा सीधा लिंक है इकोनॉमी के ग्रोथ से। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी वैसे वैसे इंडिया में बैंकिंग बिजनेस बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी तो बैंकिंग की शुरुआत है। देखो, लोगों के पास अभी तक तो भरपेट खाने के लिए पैसा नहीं है, बाकी जो सुख सुविधाएं हैं वो तो दूर की बात है। और एक बार जो बाकी सुख सुविधाएं आती हैं और जैसे जैसे बाकी इनकम बढ़ती है, हम सभी की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी बोरोइंग पावर बढ़ती है, क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा होती है उसको रिपे करने के लिए। तो यहां पर ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता रहेगा, बैंकिंग सिस्टम बढ़ता रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। देखो, कौन सा बैंक कितना बड़ा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज को समझने के लिए यहां पर हमें कंपनी की लैंडिंग कैपेसिटी को चेक करना चाहिए। अगर हम यहां पर बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं कि कंपनी का अपना शेयर कैपिटल कितना है, उसके बाद में रिजर्व कितना है एंड यहां पर बोरोइंग कितनी है, और जब इन तीनों का टोटल किया जाए तो इसी पैसे को बैंक बोर मींस यहां पर लैंड कर सकता है, उधार दे सकता है और अपनी बुक्स में इसी के ऊपर पैसा कमा सकता है। जब इस पैसे को उधार दिया जाएगा तो इसी के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर ये जो टोटल आता है दैट इज ऑलमोस्ट 4 लाख नॉट 44,40,000 करोड़ के आसपास हमारा ये आता है। सो दिस इज 41 लाख करोड़ और ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़। सो टोटल इज 44 लाख करोड़। तो टोटल इज 44 लाख करोड़। और अगर हम इसी फिगर को एचडीएफसी बैंक के साथ कंपेयर करने लगे, जो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है, तो हमें पता चलेगा दिस फिगर इज 17 लाख करोड़। तो 44 लाख करोड़ एसबीआई का यहां पर लैंडिंग पावर है, जो इनकी बुक्स का साइज है, और एचडीएफसी बैंक का बुक्स का साइज है 17 लाख करोड़। तो एसबीआई बैंक डबल से भी बहुत ज्यादा है। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करने लगे, एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,72,000 करोड़ है, और जबकि एसबीआई बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,85,000 करोड़ है, यानी कि उसकी हाफ से भी कम है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.5 टाइम्स है इनकी लैंडिंग कैपेसिटी, बुक्स का साइज, लेकिन जहां तक मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात है वो है हाफ से भी कम। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है और इतने बड़े गैप जनरली रहते नहीं है। तो यहां पर हम एचडीएफसी बैंक को बेकार कहने की बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक, एसबीआई इज ए यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू बैंक्स है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस बात को समझना है कि एसबीआई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीएफसी से कितना बड़ा है। दिस इज 2.5 टाइम्स देन एचडीएफसी बैंक। तो ये सबसे बड़ा बैंक है, और सबसे बड़े बैंक में अभी जब चीजें सारी अच्छी हो रही हैं, वापस से अच्छी हो रही हैं, कैसे पता चलता है? वो सिर्फ और सिर्फ नंबर से पता चलता है, सुनी सुनाई बातों से नहीं पता चलता। कोई कहे कि बिजनेस बेकार है, जिस बिजनेसमैन से भी बात करें वो हमेशा एक ही बात कहता है कि बिजनेस तो ठंडा है, बिजनेस मंदा है। देखो, अपने बिजनेस को कोई भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बताता। जैसे ही वो अपने बिजनेस के बारे में अच्छी बात करना शुरू करेंगे, न्यू एंट्रेंट्स आ जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो अपने बिजनेस को बेकार बताते रहते हैं, और फाइनली जिससे दूसरा इंसान उस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट ना हो और खुद पैसे कमाते रहते हैं। इन चीजों का कंपनीज के रिजल्ट से साफ साफ पता चल जाता है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो रेवेन्यू है, लास्ट 4 क्वार्टर्स की आप
रेवेन्यू देखो एसबीआई की, वो लार्जेस्ट एवर है पिछले सारे क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 7,380 करोड़ है, जो हाईएस्ट एवर है। इससे पहले इतना नेट प्रॉफिट कभी नहीं आया, और ये गैप भी एक बहुत अच्छा गैप है, ये छोटा गैप नहीं है। और अगर हम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगे, ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि लास्ट 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 25,000 करोड़, जो आज तक का सबसे ज्यादा है। तो यहां पर सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, लगातार चीजें ऊपर जा रही हैं। अगर हम बुक्स की भी बात करने लगे तो अब से 10 इयर्स बैक जो बुक्स का साइज था वो था 13 लाख करोड़ और अभी है 44 लाख करोड़। तो यहां पर इन्हीं चीजों से पता चलता है कि किस तरीके से पब्लिक के डिपॉजिट्स यहां पर बढ़ रहे हैं और किस तरीके से बैंक्स की पावर यहां पर इंक्रीज हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, सुपर्ब हैं। और अगर हम बुक वैल्यू के कंपैरिजन में करंट प्राइस की बात करने लगे तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, यहां पर 2 टाइम्स होना एक नॉर्मल सी बात है। और जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहेंगे, जैसे जैसे नेट प्रॉफिट रिजर्व में ऐड होता रहेगा, इनकी बुक वैल्यू भी यहां पर इंक्रीज होती रहेगी। तो बिजनेस भी अच्छा है, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और दूसरे सबसे बड़े बैंक से जो बुक साइज है वो 2.5 टाइम्स है, वो छोटी बात नहीं है। एक और जो अच्छी बात अभी गवर्नमेंट ने निकाली थी, जो मैंने शायद डिस्कस भी की थी, कि जिस भी यहां पर बिजनेसमैन का जिसका भी करंट अकाउंट सरकारी बैंक में है और सरकारी बैंक से उन्होंने अपनी क्रेडिट लाइन ली हुई है, मींस कैश क्रेडिट लिया हुआ है या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट ली हुई है, वो दूसरे किसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो पहले क्या होता था कि सरकारी बैंक से तो लोन लिया जाता था, लेकिन सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर बैंक से ली जाती थी, यानी कि जो कमाई वाला सारा सोर्स है, जो नेट प्रॉफिट वाला सोर्स है, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास चला जाता था। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को बंद कर दिया है। 31 जुलाई से इस चीज के ऊपर पूरी तरह से रोक लग गई है और जो करंट अकाउंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हैं उनको क्लोज भी करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि वहां से सिर्फ सर्विसेज ली जाती थी। अभी जब वो सर्विसेज सरकारी बैंकों से ली जाएगी तो यहां पर इनकी इनकम में बहुत बड़े मुनाफे एकदम से आने शुरू हो सकते हैं, यहां से करंट क्वार्टर से ही। तो सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर यहां पर बहुत इनके लिए एक अलग से ही परफॉर्मेंस दिखा सकता है। वो आने वाला टाइम बताएगा कि किस तरीके से, कितनी स्पीड से यहां पर नेट प्रॉफिट आने शुरू होंगे। लेकिन जो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है बैंकिंग में गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, ये काबिल तारीफ है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं हो सकता कि मींस दूध आप किसी से लो और चारा आप किसी को खिलाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उन चीजों को ठीक किया गया है यहां पर। अगर हम टेक्निकल्स की बात करने लगे, टेक्निकल्स में यहां पर मैंने पहले से ही इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसको बेसिकली कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। दिस कप विद हैंडल पैटर्न उतना अच्छा शायद आपको नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद में यहीं से ऊपर चली गई। तो बेसिकली ये कैसे है मैं आपको बता देता हूं। दिस इज ए कप और यहां से ये हैंडल बना इस तरीके से, और उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद में वापस से हमें पता है मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर भी था, लेकिन मार्केट में ओवरऑल निफ्टी में नहीं था, बैंकिंग में था। और बैंकिंग सारे ही अभी नीचे चल रहे थे, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं थे। वापस से ऊपर गया और वापस से नीचे आया, और नीचे आने के बाद में जो इसने हैंडल की सपोर्ट ली, सेम सपोर्ट को लिया और वापस से चलना शुरू हो गया। बहुत बार क्या होता है कि हैंडल बनाने के लिए जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता। नीचे क्यों नहीं आता? क्योंकि ऑपरेटर को डर लगता है चीज इतनी अच्छी है, ये स्टॉक इतना अच्छा है, अगर इसको ज्यादा नीचे लाया गया तो जो ऑपरेटर नीचे लेकर आएगा अपने कुछ स्टॉक्स को सेल करके, पता चले कि दूसरा कोई ऑपरेटर उसके सस्ते शेयर्स को खुद ही खरीद कर चला जाए, तो ऐसे में एक डाउट क्रिएट होता है ऑपरेटर्स के माइंड में कि एक ऑपरेटर को मींस फंक्शन जब वो करता है नीचे लाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा ऑपरेटर उसका फायदा उठाकर ले जाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही रेंज में यहां पर कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद में रैली शुरू होती है। और इस कप विद हैंडल पैटर्न के बेस पर जो अपना टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है दैट इज 534 एंड करंट में जो प्राइस है दैट इज 431। तो यहां पर करंट प्राइस से लेकर और जो टेक्निकल टारगेट है इसका जो गैप है दैट इज 24%, और मेरे हिसाब से दिस 24% इज गोइंग टू कम विद इन 3 मंथ्स।
मैक्सिमम 6 मंथ्स, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल चार्ट पैटर्न जब ओवरऑल निफ्टी भी यहां पर सेम शेप बना रही हो तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। निफ्टी का अगर हम टेक्निकल चार्ट ओपन करके देखेंगे, सॉरी निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का, जिसको ये बिलोंग करता है, जिस इंडेक्स को ये बिलोंग करता है, तो यहां पर वो भी सेम ही एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता हुआ वहां पर नजर आ रहा है, वो इस तरीके से है। और यहां पर भी आपका जो टारगेट है वो काफी ऊपर है। बैंक निफ्टी में भी सेम ही टारगेट है, और नॉट ओनली इन बैंक निफ्टी बट बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी। तो यहां पर जितनी रफ्तार यहां पर निफ्टी ऑलरेडी दिखा चुकी है, एक लिमिट मींस अपने सेटअप से ऊपर निकल चुकी है, अब इसका फॉलो ऑन कौन करेगा? बैंक निफ्टी करेगी। एंड मेरे हिसाब से जो स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर कंपनीज हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो यहां से निफ्टी के बाद में बैंक निफ्टी में यहां पर तेजी है, और जब बैंक निफ्टी में तेजी आएगी तो हो सकता है कि निफ्टी की जो रफ्तार है वो और ज्यादा बढ़ जाए और वो कंसिस्टेंटली ऊपर जाती रहे। जो अपना टारगेट है निफ्टी 18,000 का, वो शायद जल्दी अचीव हो जाए। उसके लिए आप वीडियो देख लेना, चैनल पर सर्च करना, यूट्यूब पर जाना, कि यूट्यूब पर जाकर निफ्टी 18,000 करके आप सर्च करना, शायद आपको मेरी वीडियो यहां पर मिल जाएगी। निफ्टी 18,000 ये 9 मंथ्स पहले मैंने डाली थी, और वहां उस टाइम पर प्राइस 12,000 समथिंग था, लगातार ऊपर जा रहा है। तो उस टाइम पर काफी लोगों के माइंड में डाउट था कि विवेक भाई इतना कैसे जाएगा, वो कौन से रीजंस होंगे? तो यहां पर जो रीजंस होते हैं वो ऑपरेटर सबसे बड़ा रीजन होता है। ऑपरेटर सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और उन सारी चीजों को, क्योंकि ऑपरेटर्स के बारे में मैं जनरल प्लेटफॉर्म पर उतना नहीं बोल सकता, तो उन सब चीजों को मैं अपनी पर्सनलाइज क्लासेस में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर उसको उस चीज को क्लासेस को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल बैक कर सकते हो, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, और ईमेल आईडी पर आप लिख सकते हो। और अगर कॉल बैक नहीं आए तो एक बार दोबारा से कॉल बैक कर लेना। समटाइम्स ज्यादा कॉल्स आते हैं तो सभी को वापस से रिप्लाई नहीं हो पाता, तो एक बार फिर से कॉल कर सकते हो। हम वापस आते हैं, और जब यहां पर एसबीआई बैंक की बात करते हैं तो ये टेक्निकल टारगेट है। दिस वाज द चार्ट ऑफ द वीक। तो यहां पर किस तरीके से आपने ट्रेड लेना है वो अपनी मर्जी से लेना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस देखने के बाद में काफी लोग कॉल्स परचेज कर लेते हैं ऑप्शंस में, और कुछ लोग फ्यूचर परचेज कर लेते हैं। देखो, मैं कभी भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता, और मैं अपने व्यूअर्स को यहां पर सलाह भी नहीं दूंगा कि आप कभी भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करो। जहां तक इक्विटी में ट्रेड करने की बात है, इक्विटी इज मच मोर सेफर अगर उसमें मैक्सिमम एक स्टॉक में 5% पैसा लगाया जाए। लेकिन यहां पर आपको मेरी यह भी राय नहीं है कि आप इसमें पैसा लगाओ। देखो, जो भी पैसा लगाना है वो आपको अपनी समझ से लगाना है। यहां पर मेरा पर्पस आपको सिखाना है, आपको ट्रेड कराना नहीं है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करें यार। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।